लली हम 6 क्लासेस में यही पढ़ाए हैं कल कि परमाणु क्या है। इलेक्ट्रीशियन वाले क्लास में भी पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रीशियन के दोनों बैच में पढ़ाए हैं। और ये केमिस्ट्री चल रहा है दोनों जगह, उसमें पढ़ाए हैं। फिजिक्स में भी पढ़ाए हैं। लगभग 5 से 6 जगहों पर हम यही पढ़ा रहे हैं कल से कि परमाणु क्या है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक वैज्ञानिक ने इतना भी ये भी कहा था कि अगर इस पूरे विश्व को की सारी चीजें हटा दी जाए और एकमात्र चीज दे दिया जाए वो है इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे विश्व को बनने में जो हजारों साल इस स्थिति तक आने में लगा है, अब ये पूरा विश्व मात्र चंद साल में 5 से 10 साल में फिर से वैसा ही खड़ा हो सकता है। भावनाओं को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन वो चीज है, परमाणु वो चीज है, कहा गया कि अगर इस पूरी दुनिया से सारी चीजें खत्म हो जाए और दुनिया 10,000 साल पीछे चली जाए और लोगों को खाली एटम का ज्ञान हो जाए। किसका ज्ञान हो जाए? एटम का, यानी परमाणु का, अर्थात न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ज्ञान हो जाए, तो 10 साल के अंदर फिर से यहीं हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ज्ञान होगा लोगों को, तो लोगों को चला विद्युत धारा का ज्ञान हो जाएगा। विद्युत धारा का ज्ञान हो जाएगा। अभी हमारे पास जो विकास है, आप एक बार चारों तरफ नजर घुमा के देखिए तो आपको इस विकास में एकमात्र चीज का जो सबसे बड़ा योगदान दिखेगा वो है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा का। बिना विद्युत धारा के, बिना करंट के क्या आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं? बिना विद्युत धारा के आप ट्रेन चला सकते हैं? बिना विद्युत धारा के आप पंखा चला सकते हैं? आप कहेगा डीजल इंजन लगा के हम ट्रेन उड़ा लेंगे, तो रोशनी तो चाहिए ना। तो रोशनी के लिए क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए। तो बिना विद्युत धारा के आप गाड़ी चला लीजिएगा? दिन में चलाइएगा, रात में रखना पड़ जाएगा। और दिन में भी चलाइएगा तो बहुत सारा इंडिकेटर है जो काम ही नहीं करेगा आपका। तो मतलब बिना विद्युत धारा के अभी भी हम 5,000 साल पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अभी आपके जीवन से खाली लाइट हटा दे तो मोबाइल तो सबसे पहले हट जाएगा। करंट अगर हटा दे तो सबसे पहला काम यह होगा कि आपके जीवन से क्या हट जाएगा? मोबाइल हट जाए। आप चला विदेशों में अभी भी आप देखिएगा, वहां पर इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा है ताकि लोग उसका मिसयूज नहीं कर सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंप्लीट फ्री है, और रोड पे आप जाइएगा तो आपको इंटरनेट का चार्ज 10,000, 8,000, 6,000 ऐसे करके पैसा लगेगा यहाँ के वैल्यू के हिसाब से। तो लोग जो है बहुत कम यूज करते हैं। यहाँ तो भैया 150, 300, 350 में इंटरनेट हो जाता है। लोग महीना में 2 बार पैक लगा लेते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वो महत्ता है कि इस पूरे विश्व को जो 10,000 साल बनने में लगा, उसको मात्र 10 साल में यहां तक फिर से पहुंचाया जा सकता है। अब मामला क्या है? हमने आपको कहा कि देखिए रदरफोर्ड चचा ने क्या किया था और डाल्टन चचा ने क्या किया। डाल्टन चचा ने कहा कि ये जो परमाणु है, ये जो तत्व है, ये जो तत्व है, ये जो तत्व है ये अविभाज्य है। ये आयरन तत्व है, इसमें जो परमाणु है, ये परमाणु जो है, ये परमाणु जो है, ये अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर रदरफोर्ड चचा है। रदरफोर्ड चचा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि भैया ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, ये जो है ये विभाज्य है। ये क्या है? विभाज्य है। और विभाजित इन्होंने कैसे किया कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहा गया। यही इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड चचा ने। रदरफोर्ड चचा ने क्या किया? एक सोने का पत्थर लिया और इससे अल्फा किरणों को गुजारा। जब अल्फा किरणों को गुजारा तो देखा गया कि अल्फा किरणें कुछ, बहुत सारी अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल गई, बहुत सारी अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल गई, लेकिन कुछ अल्फा किरण जो है वो टकरा के क्या हो गई? वापस या डेविएट हो गई, अपने रास्ते से विचलित हो गई। विचलित होना मतलब होता है डाइवर्ट होना। जैसे हम आप जो है अभी पढ़ाई के मार्ग पर जा रहे हैं और थोड़े दूर आगे जीवन में जाने के बाद आप आशिकी के मार्ग पर चले जाइएगा, मतलब आप क्या हो गए? विचलित हो गए। क्या हो गए? विचलित हो गए। ये किरणें जब विचलित हो गई तो समझ गया कि यहां कुछ ना कुछ है।
बोलो ने। जब यहाँ कुछ ना कुछ है तो इसी को इन्होंने नाभिक कहा, और इसी नाभिक को न्यूक्लियन भी कहा जाता है। इसी नाभिक को क्या कहा जाता है? इसी नाभिक को न्यूक्लियन कहा जाता है। इसी नाभिक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन बोले तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। इसके स्टेटमेंट्स बड़े खतरनाक आते हैं। आपको कहेगा बताइए रदरफोर्ड के हिसाब से क्या क्या हुआ, तो कहेंगे रदरफोर्ड ने यह जाना कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त होता है। रदरफोर्ड ने यह जाना कि परमाणु के मध्यवर्ती भाग से जो किरणें जाती है वो लौट कर आ जाती है या विचलित हो जाती है, इसलिए इसके केंद्र में एक नाभिक होता है। पर रदरफोर्ड ने यह कहा कि इसके लिए उन्होंने कौन सा पत्थर लिया? तो सोने का पत्थर लिया। कौन सा प्रभाव किया? तो प्रकीर्णन प्रभाव किया। अब प्रकीर्णन प्रभाव किया तो खोज किसका हुआ? नाभिक का। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन। इसका मतलब उन्होंने धन आवेश पर काम किया कि ऋण आवेश पर काम किया? किस पर काम किया? धन आवेश पर काम किया। क्लियर है? बोलो ने। वाह रे चिल्ला। कौन आवेश पर काम किया? किसने? रदरफोर्ड ने किस आवेश पर काम किया? धन आवेश पर। अब चला देखो परमाणुओं की संख्या कैसे गिननी है। यहां तक में कोई दिक्कत है? पक्का? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन की हीलियम? पक्का? सबसे ऊपर कौन जाएगा? नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? आगे बाबा गौर फरमाइएगा। कहते हैं जैसे H2 है, परमाणु की संख्या H2 बोले तो H2 बोले तो परमाणु की संख्या। एनी डाउट? H2 बोले तो परमाणु की संख्या। H2 बोले तो इसमें दो परमाणु। गिन लेना है, खाली परमाणु की संख्या में कुछ नहीं करना है। क्या करना है? गिन लेना। H2O गिन लिए? वाह रे चला। H2SO4 ले लेते हैं। 4 1 5 2 CA3PO4 हॉल 2 ले लेते हैं। CA3PO4 हॉल 2। खाली गिन लेना है। 4 1 5 दूनी 10 3 13। बोलो कैसे गिनना है? 4 1 5 दूनी 10 3 13। नहीं है बुझा होगा? 4 1 5 दूनी 10 3 13। बोलो अगर हम ले लेते हैं AlOH हॉल 3, 1 1 2 3 6 1 7। बोलो किसी भाई को तकलीफ है? गिन लोगे? अगर दे दिया MgSO4, Mg बोले तो मैग्नीशियम, S बोले तो सल्फर, O बोले तो ऑक्सीजन। MgSO4 इंटू 7H2O कैसे गिनिएगा? ए थम्बा थम्बा। ये 7 जो है ना ये दोनों का है। तो 2 1 3 7 21 4 25 1 26 1 27। बोलो नहीं बुझा? बुझा कि नहीं?
एक दो तीन 27 4 25 1 26 1 27। बोलवे ना नहीं कर रहा है, बोलेगा 27 ना। बाहरे चिल्ला, तुम लोग बहुत बुद्धियार हैं। क्लियर है? अब कोई भी गिन लीजिएगा आप लोग। CuSO4 इंटू 5H2O। दो एक तीन 15 4 19 1 20 1 21। बोलो हाँ कि ना? गिन लीजिएगा, बोलो न रे। यहां जो रहेगा ना मेरे दोस्त, वो दोनों का होगा। बोलो न रे, बोलवे नहीं करेगा। तेरा समझ में आया? पक्का? तू बता, स्टैंड अप। कोई नहीं बोलेगा? बता कितना? एक एक दो दूनी चार एक 5। बोलो किसको किसको समझ में आ गया? पक्का? बाहरे चिल्ला। अब गिन लेना है इसको, हो जाएगा। इसको हम परमाणुओं की संख्या, या कभी कभी प्रश्न में परमाणुकता दे देता है। क्या दे देता है? चला, परमाणुओं की संख्या या परमाणुकता। तो परमाणुकता इसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं चला जी? एटॉमिसिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं चला जी? एटॉमिसिटी। लोहा का एटॉमिसिटी कितना? कैल्शियम का, हाइड्रोजन H2 का, H2SO4 का 4 1 5 2। इसका, 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 किसका, किसका हो जाएगा? नहीं होगा। इकाई को होगा। दो एक एक दो दूनी 4 1 5। बोलो। आज चला 4 1 5 1 6। सही है ना? आप गौर फरमाइएगा। कतर रदरफोर्ड के अनुसार, किसके अनुसार? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। किसकी खोज की? चला, कभी कभी क्या होता है ना, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि ये जो नाभिक है, इसमें जो ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन की खोज के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की खोज के बारे में कहीं कहीं दिया है रदरफोर्ड ने किया, और कहीं कहीं दिया हुआ है गोल्डस्टीन ने किया। तो ये आपका पहला ऑप्शन होगा और ये आपका उल्टा हो गया। ये आपका पहला ऑप्शन होगा और ये दूसरा ऑप्शन। अगर दोनों दे दिया तो न्यूट्रॉन के बारे में कहीं कोई समस्या नहीं है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था चला जी? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। अब गौर फरमाइएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज में रदरफोर्ड का नाम भी आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। पहला ऑप्शन क्या मारना है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो क्या मारना है? रदरफोर्ड। और नाभिक का खोज कहेगा तो रदरफोर्ड। अगर नाभिक का खोज कहेगा, नाभिक का खोज कहेगा तो कौन? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु शब्द का जो नाम दिया था वो डेमोक्रिट्स ने। शब्द का चयन किया था किसने? डेमोक्रिट्स ने। किसने? अब देखो कहते हैं, क्या कहते हैं तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने ये कहा था
कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग रिक्त होता है, लेकिन केंद्र में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यही ना कहा था। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मौलिक कण के नाम से भी जाना जाता है। बोलो हाँ या ना। कहते हैं रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जिसमें परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हो रहते हैं, जिसमें परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन बोले तो नाभिके का दूसरा नाम है, हम पीछे भी पढ़ाए हैं आपको। और इसको कहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखो, चला गौर फरमाइएगा। देखिए, माइनस में पावर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतना छोटा होता है, अब प्लस में पावर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतना बड़ा होता है। कुछ बुझाया? ये बोरा में गया। माइनस में पावर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना छोटा होगा। -5 बड़ा कि -6 बड़ा? -5 बड़ा। अब +5 बड़ा कि +6 बड़ा? हाँ, ये बुझाया कि बोरा में जा रहा है? बुझाया। -5 जो होता है वो बड़ा होता है, -5 जो है वो बड़ा है, -6 छोटा है। अब 5 छोटा है, 6 बड़ा है। इसमें डाउट है क्या? 10 टू द पावर -6 जो है वो बड़ा है 10 टू द पावर -7। सही लिखे हैं कि गलती लिख दिए हैं? पक्का। 10 टू द पावर 7 बड़ा है, 10 टू द पावर 6 छोटा। माइनस में पावर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतना छोटा होता है, अब प्लस में पावर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतना बड़ा होता है। बोले ने मैथ में ठीक है? पक्का। बाहर चला, हम सोच रहे हैं मैथे पढ़ाएं। फिजिक्स से 10 गुना बढ़िया है मेरा मैथ, लेकिन चला पढ़ाते नहीं है। आप सब पढ़ा रहा है, काहिल दूसर के पेट पे लात मानो, है ना। हम जब चला इंजीनियरिंग करके आए थे ना, तब पढ़ना शुरू किया तो लॉज था। इंजीनियरिंग करके आए, सोचे कि अब जो है मैथ में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, तो पढ़ रहे थे। तो लॉज में सब लड़का को हम चैलेंज करते थे कि कोई भी सवाल ले आओ बना देंगे, और बच्चा लोग लाता था और बन भी जाता था, क्योंकि हम इंजीनियर आदमी थे। और दूसरा कि उस टाइम हम जो है 4-5 को किताब, एक एम टायरा के कुंदन की किताब आती थी बीएससी पब्लिकेशन की, और एक सगीर अहमद सर की एक किताब आती थी उस टाइम, एक RS अग्रवाल था उस टाइम में। गए जमाने की पुरानी बातें हैं ये। सब किताब मिला के एगो हम नया किताब लिखे थे, अभी भी वो फाइल मेरे पास है, लेकिन अब तो खैर और नया नया चीज आ गया होगा। लेकिन उस टाइम हम सब किताब को मिला के देखते थे, बड़ा अजीब लगता था किताब में कि पूरा का पूरा थ्योरी हटा के आज जो कंक्लूजन होता था कहता था ट्रिक। हमले भाई ये कौन ट्रिक है? ये कहता पूरा का पूरा कंक्लूजन यहां से यहां तक ले आइए यार, ट्रिक। और ट्रिक पता चला कहीं लगी नहीं रहा है, जो एग्जाम हॉल में जैसे ट्रिक यहां मास्टर एक क्वेश्चन में लगेगा। मेरा बात समझ रहा है? पता नहीं हमारा मास्टर सब की कर रहा है, ठीक है ना। अब कुछ सुधार हो गया होगा। हम लोग के टाइम में जो ट्रिक चलता था, जाते थे ना मास्टर से पढ़ने, तो मास्टर वो क्वेश्चन लिखाता था, लिखो। अब वो क्वेश्चन में वो ट्रिक लग जाता था। आज जब एग्जाम हॉल में जाते थे ना, ट्रिक लगवे नहीं करता था। वहां हम जुगाड़ लगाते थे कि ट्रिक लग जाए। तो वहां यहां मास्टर पढ़ाता था, ए से टंकी ए में एक छेद किया गया, ओकरा में वो पानी निकला, फिर बी में छेद किया गया, उससे पानी निकला, सी में छेद किया गया, उससे पानी निकला। अब वहां ऐसा जगह छेद करता था कि मां कसम जुगाड़े नहीं लगता था, मामला गड़बड़ा जाता था। तब हम सोचना है ना खुद से पढ़ना, जैसे आपको ट्रिक और बेसिक्स दोनों चाहिए।
ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, लेकिन काम आता है। अगर आपको ट्रिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। तब आप तुरंत 10% से 20% क्वेश्चन को भी अगर आप ट्रिक से हैंडल कर लेते हैं तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। लेकिन आप सब क्वेश्चन पे कहिएगा ट्रिक लगाने, तो मास्टर साहब जो क्वेश्चन लिखेंगे ओकरा पे लग जाएगा, ओकर बाद वाला पे गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और ट्रिक भी होना चाहिए, दोनों जरूरी है। कहने का मतलब यह हुआ मेरी जान कि अगर 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 ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, क्या है ये? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट? किसी भाई को तकलीफ है? नहीं होना चाहिए, है तो बहुत ही गड़बड़ बात है। अब देखो, इसको कहते हैं, चला जी, नाभिक। सही है। और ये नाभिक की त्रिज्या, अगर इसको चला जी हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, ये त्रिज्या जो हुई, ये जो त्रिज्या है, चला ये हो गया नाभिक की त्रिज्या। और ये जो त्रिज्या है, इस पर भी एनसीईआरटी में सवाल है, सवाल है, और वो सवाल गड़बड़ है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन अभी हमको याद आ गया, देखो एकदम मेरा रोआ खड़ा हो गया। एकदम सिंपल और एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा आपके किताब में भी। ये जो त्रिज्या है ना, देखो त्रिज्या जब भी नापी जाती है केंद्र से नापी जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चला, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या है। बोलो हाँ कि ना? और परमाणु की त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या है, ये नाभिक की त्रिज्या है। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ये पूरा परमाणु है, और ये क्या है? नाभिक है। तो अब ये एक होता है 10⁻⁻10 मीटर, एक होता है 10⁻⁻15 मीटर। हम जब अपने लाइफ में पहली बार साइंस का एक किताब खरीदे थे, उसमें पहला क्वेश्चन यही था। हमको अभी भी याद है, 2013-14 की बात है। पहली बार एक किताब खरीदे साइंस का, उसमें पहला क्वेश्चन था, 1 फर्मी मीटर बराबर कितना मीटर। ये क्वेश्चन था, हमको एकदम आंख के सामने अभी भी वो क्वेश्चन नाच रहा है। और यही देख के हम तैयारी शुरू किए थे, कि लगा कि इतना आसान आसान क्वेश्चन है, बना देंगे हम। 10⁻⁻15 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर में अब मामला क्या है? यही दोनों किसी को डिवाइड होना है। डिवाइड होना है तो आपको पता है कि ये बड़ा त्रिज्या है, तो बड़ा त्रिज्या है और माइनस में दोनों पावर है, तो बड़ा त्रिज्या है, माइनस में पावर है, तो छोटा पावर होगा। यानी 10⁻⁻10 मीटर यहां हो जाएगा बड़ा त्रिज्या, माइनस में छोटा पावर, तब ना बड़ा वैल्यू। ऐसे समझ के पढ़ना होगा, नहीं तो पढ़िएगा 10⁻⁻10, 10⁻⁻10, 10⁻⁻15, 10⁻⁻15, -10 याद करके जाइएगा, -15 वहां हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन में रहता है। फिर यहां नाभिक में आइएगा, नाभिक छोटा है, छोटा है मतलब माइनस में पावर बड़ा लेना होगा, तब ना वो वैल्यू छोटा होगा। तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ 10⁻⁻15 मीटर। और इसी को हम लोग कहते हैं 1 फर्मी, इसको हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। बुझा रे? आई दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 10⁵ का अंतर कभी माइनस में नहीं होता। अब देखो, चला एक मामला क्या है, एक क्वेश्चन होगा आपके बुक में, 3rd एडिशन वाला बुक दो। क्वेश्चन किधर है यार? दो, इधर क्वेश्चन है, उधर थ्योरी है, किताबें गड़बड़ है।
जो पकड़ो, क्वेश्चन क्या था देखो। क्वेश्चन था निम्न में से कौन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन, निम्न में से कौन परमाणु त्रिज्या को निरूपित करता है। चलो जी, अब आपका टेस्ट जो है एएलपी का कल सुबह का, वो वहां नहीं होना है, यहां होना है। ठीक है, फिर बीच बीच में हम लोग वहां जाया करेंगे, लेकिन वो जब हम बताएंगे तब जाएंगे। अभी कल से आपका टेस्ट यहीं होना है और 8 बजे से होना है। कितने बजे से? जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, अब कहिएगा कि सर फीस भी लगेगा क्या, तो चला जी 10% फीस लगेगा। क्योंकि 10 रुपया वो खर्च है उसका, तो हमेशा बहुत लंबे समय तक उसको ऐसे चलाना संभव नहीं है। और आप जब टेस्ट देते होंगे तो आपको पता चलता होगा 7 से 8 पेज का जीरोक्स मिलता है सॉल्यूशन का। उसके बाद 4 से 5 6 पेज का आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर, फिर उसका डिस्कशन का टीचर का कॉस्टिंग है, वगैरह वगैरह। तो आपको चला जी 10 रुपया जो फीस लगता था वो लगेगा। और टेस्ट कहाँ होगा? यहीं। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, तो कहते हैं चला निम्न में से कौन परमाणु त्रिज्या को निरूपित करता है, यही मामला है। आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसा, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन था, सी नंबर ऑप्शन था, डी नंबर ऑप्शन था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं है? लेकिन अगर आप सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं तो सवाल नहीं बने। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। त्रिज्या जब भी नापेंगे हम, चला जी कहां से नापेंगे? कहां से नापेंगे? जल्दी से इसको लिख लीजिए कहीं। लिख लिए? किताबें में लिखिए, नहने होने कहां लिख रहे हैं, कहीं जगह ताक के लिख लीजिए। हो गया? शॉर्टकट मारता है। नाभिक की त्रिज्या कहता तो ये आंसर हो जाता। बोलन रे। एनसीईआरटी का सवाल है, चला आगे बढ़ जाएं। अरे बढ़े, नहीं बढ़े? लिख लिए? नाभिक की त्रिज्या कितना मीटर? नाभिक छोटा है ना, तो वैल्यू बड़ा होगा ना। इस तरीके से समझ के पढ़ना होगा, चलाने तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, कुछ ना कुछ मार के तुम चल आएगा। ये हो जाएगा। इसी को एक फर्मी या फेम्टो कहते हैं, और कहते हैं परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, और इसको हम लोग कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? एक एंगस्ट्रॉम। देखिए, ये त्रिज्या है परमाणु की, बोलो हाँ या ना। बड़ा है तो वैल्यू छोटा होगा, माइनस में पावर है। अरे बोलो। एक एंगस्ट्रॉम, ये चिल्ला छोटा है तो वैल्यू बड़ा होगा, बोलो हाँ या ना। अंतर होगा 10⁵ का, क्योंकि अंतर कभी निगेटिव नहीं होता। ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इस पे बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, डाउट मत रखना। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग न्यूक्लियन कह सकते हैं, बोलो रे।
हाँ, नहीं ऐसा तो हमने नहीं कहा। हमने कहा है ऐसा क्या? सूत के उठता है, चल आता है। हम कब बोले न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर प्लस चार्ज होता है? कल भी हम लिखाए हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस। पक छोटा, जो कह रहे हैं वो तो तू सुन नहीं रहा है, एगो अलग सवाल क्रिएट कर। हम कभी बोले न्यूट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है? कब बोल दिया ऐसा हम? अरे दुष्ट छोटा, तो उल्टा सोचता क्यों है? चला जी, हम आपको बार बार कहते हैं, जो आपको दिख रहा है ना, ये जर्मनी में भी लोग यही पढ़ रहे हैं। जो दिख रहा है उस पर विश्वास कर लीजिए। न्यूट्रॉन पर हम कभी बोले हैं कि प्लस चार्ज होता है? हम बोले नाभिक धनावेशित होता है। आप प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। कोई बात नहीं, और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही आगे आने वाला है। अब चला देखो, कहता है परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या में अंतर होता है 10 टू द पावर कितना का? 5 का। ठीक कर लो, 10 टू द पावर कितना का? 5 का। किताब में हम ठीक करवाए थे। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके कहां पर स्थित होता है? केंद्र में। एक बार चला, परमाणु की त्रिज्या हमेशा नियत रहती है, ये भी बात फिक्स है। कोई भी परमाणु होगा उसकी त्रिज्या फिक्स होती है। त्रिज्या कभी चला, कोई भी वृत्ताकार खंड होगा, इसकी त्रिज्या अभी है 5 मीटर, असम में हो जाएगा 4 मीटर। किसी भी वृत्ताकार खंड की त्रिज्या हमेशा नियत रहती है। ये सब लेकिन लगेगा तुमको बकवास, लेकिन जब कथन और निष्कर्ष में पूछेगा ना, तो मामला बहुत ही ज्यादा टाइट कर देगा। इसलिए चीजों को समझने की चेष्टा करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बताइए तीनों इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज की प्लस चार्ज? आप प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, अब देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे, चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ध्यान देना रे बालक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। बोलो हाँ या ना? हाँ, अरे हाँ कि ना? पक्का। तो निगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। क्योंकि निगेटिव बोले तो कैथोड ना, और पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग एनोड किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? चला, कौन किरण कहते हैं? एनोड। इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। बोलो रे, इसका जो आवेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस पर होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बोलो रे। अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए इसको कैथोड किरण कहते हैं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है इसलिए इसको एनोड किरण कहते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब सापेक्षिक द्रव्यमान है ही है, वो सब का कोई काम नहीं है। इस पर हम 1 यूनिट का ऋण आवेश, इस पर 1 यूनिट का धन आवेश, और इस पर कोई आवेश नहीं होता। बोलो हाँ या ना? बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे। इलेक्ट्रॉन को कौन किरण कहेंगे? कैथोड किरण। अब प्रोटॉन को एनोड किरण, न्यूट्रॉन को पर कोई आवेश नहीं होता। बोलो ना रे, सही है? पक्का। अब परमाणु की जो त्रिज्या होती है, चला वो बड़ी होगी कि माइनस में पावर बड़ा होगा कि छोटा? -10 की -15? माइनस, नाभिक का -15। बोलो न रे, त्रिज्या हमेशा नियत होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। बोलो ना रे। और चला, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रभाव की खोज की थी, जिसके द्वारा नाभिक की खोज की। नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, नाभिक धन आवेशित होता है, कक्षा ऋण आवेशित होता है, अब परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलके उदासीन हो जाए। बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे। आज की कार्रवाई यहीं तक।
थैंक यू वेरी मच। कल का एलपी का टेस्ट कितने बजे है? 8 बजे। और स्पेशल माइंड टेस्ट है 12 बजे संडे को। बाकी रीजनिंग वाला टेस्ट भी है, सर आपको बता दिए होंगे। रीजनिंग वाला 2 टेस्ट चलता है, उसका टाइमिंग सर बता दिए होंगे।